नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए जीएस की प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। और आपसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे, हमने इतने दिनों से कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की है, क्लासेस नहीं अपलोड की हैं। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी तरफ इंटरनेट की थोड़ी समस्या चल रही है। बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही है, इंटरनेट की समस्या है, इसलिए हमने वीडियोज़ नहीं बना पाई थी। लेकिन दोस्तों हाँ, वीडियोज़ बनाकर तो रखी थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। वो सब बाद में देखेंगे। पहले दोस्तों आते हैं ये प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये 22वां प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम बेस्ड लेकर आते हैं। और जो लोग नए आए हैं उन्हें बता दें, हम एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स जैसे जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप इसे ले सकते हैं। और जो लोग पहली बार आए चैनल पर उन्हें बता दें कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लाते रहते हैं, क्लासेस लाते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? इसकी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं और लास्ट क्लासेस में जो लोग पहली बार आए उन्हें एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पिछली क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है उसे देखकर ही आएँ। क्योंकि दोस्तों हमारा लेवल थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता जाता है, तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है फ़िलहाल। और अगर आप इसी से लेना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप अभी भी ले सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर आ जाते हैं। जबरन श्रम की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 23 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। और हर प्रश्न के बाद हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जो लोग पहली बार आए उन्हें ये बताने का ज़रूरी था। जबरन श्रम की बात कर रहे हैं, बलाश्रम और जबरन श्रम दुर्व्यापार और प्रतिबंध करता है, अनुच्छेद 23 है। दुर्व्यापार यानी अर्थात जो मानवों को बेचते हैं, शरीरों को या अगवा करके बेचते हैं, उसको प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 19 को दोबारा बता दें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है इसमें। अनुच्छेद 25 दोस्तों नया है, इसकी बात कर लेते हैं। अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। अर्थात धर्म की स्वतंत्रता 25 में दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो अभी अभी दोस्तों हमने बात की थी, अनुच्छेद 23 है इसका सही उत्तर। इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात यदि कहीं तो अनुच्छेद 23 का जो उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 35 के अनुसार संसद को विधि या कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 35 में ये बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान, अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? और दोस्तों हर प्रश्न के नीचे आप देख पा रहे होंगे, जैसे एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है और 17 अगस्त 2023 का प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है, आप चाहें तो जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसके उत्तर की बात कर लें तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। इसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 में देखें तो कारखानों आदि के 14 वर्षों से कम के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा, इसका इसमें प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 19 हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, हम लास्ट क्लासेस में भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 भी काफ़ी बार हो चुका है रिपीट, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी को और निरोध के से संरक्षण, ये भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान आदि में नियोजित होने से बचाता है? तो सीधा सीधा अनुच्छेद 24 की ही बात कर रहे हूँ। और ये दोस्तों सीजीएल का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 18 अप्रैल 2022 का, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। इसमें बात करें तो ये दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य न लगाने के लिए हमें बताया गया था। 23 हमने पढ़ ही लिया है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिशोध। 25 दोस्तों नया है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण, धर्म, आबाद
अर्थात धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 26 दोस्तों नया है, हमने अभी तक 26 के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात दोस्तों आप किसी भी तरह का कोई धार्मिक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको उसके प्रति स्वतंत्रता प्रदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग। उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित हैं, उनमें क्या बताया गया है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है क्या इसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं क्या? समानता का अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है? दोस्तों अभी अभी हमने 26 में और 25 में पढ़ा था, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित थे वो दोनों, तो सीधी सी बात है ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होंगे। और आगे कुछ इसमें दिए गए हैं, चलिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, वैसे तो हम सब पढ़ चुके हैं ये। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 14 से 18 में दिए गए हैं, और समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 25 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। बचा 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अभी, क्योंकि बहुत से लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ध्यान भूल जाते हैं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 6, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटिगोन्स और टालेमी। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर तो मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए, और आप देख पा रहे होंगे ये लेटेस्ट प्रश्न है, CGL 2023 का प्रश्न है। 20 जुलाई 2023 के जो प्रैक्टिस सेट थे या मतलब जो एग्जाम्स थे उनमें ये पूछा गया था। इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, और तथा हेरात, कांधार और काबुल और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। इसे इंडिका पुस्तक लिखी, अर्थात जो इंडिका पुस्तक आपने देखी होगी या सुना होगा नाम, वो इन्हीं ने लिखी थी, मेगास्थनीज ने, और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। प्रश्न नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? अभी अभी पढ़ा है दोस्तों हमने, और आप देख पा रहे होंगे इस तरह के छोटे से क्वेश्चन CGL में भी पूछे जाते हैं। CGL 2023 का प्रश्न है, सेल्यूकस की बात कर रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर ने उसे भेजा था, उनके राजदूत थे वो। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य तथा भारत से संबंधित इंडिका पुस्तक लिखी थी। यह मौर्यकालीन भारत को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों भारत समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, दार्शनिक ही है, दार्शनिक, परिषद सदस्य और अधिकारी, सैनिक, कृषक, शिल्पकार और पुस्तकार, ये हैं पशुपालक, माफ कीजिएगा, पशुपालक 7 वर्गों में विभाजित था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे इंडिका लिखी थी? दोस्तों किसने लिखी थी तो आप समझ पा रहे होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा, मेगास्थनीज की बात हो रही है, और मौर्य साम्राज्य के, मौर्य राजवंश के समय आया था, और ये भी CGL का ही प्रश्न है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। इस पुस्तक में मौर्य राजवंश के शासन के भारत को वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 9, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राज्य के खजाने का आरक्षित करना, सुरक्षा अव्यवस्था, पत्र व्यवहार करना, या फिर कर निर्धारण करना। ये भी CGL 2023 का ही प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न कहने का तात्पर्य ये है। समाहर्ता, इसका कार्य था दोस्तों कर निर्धारण। छोटे से प्रश्न हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं ये प्रश्न। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी
तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तीर्थ के लिए महामात्र और शब्द का प्रयोग किया जाता था, अर्थात तीर्थ के लिए महामात्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। समाहर्ता ही इन्हीं 18 तीर्थों में से एक था। समाहर्ता का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना था, कर निर्धारण करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना, ये सभी समाहर्ता के ही कार्य थे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अर्थात जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उसका सीधा सा आप सभी जानते होंगे अशोक की बात की जा रही है। इसके बाद उन्होंने सभी अर्थात दोस्तों जो तलवार या मतलब युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया था, शांति को अपना लिया था, एक कहने का तात्पर्य ये है। और ये भी CGL 2023 का ही प्रश्न है। दोस्तों आज हम जो हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन CGL के ही लेकर आए हैं। आगे अशोक के बारे में थोड़ा देखते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर विजय भी प्राप्त की थी। और ये युद्ध दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हुआ था इसमें। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। देखिए आपको ये भी पता चल गया कि कौन से युद्ध में कलिंग का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और बात करें रुम्मिनदेही अभिलेख, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। सारनाथ स्तंभ निर्माण अशोक ने करवाया था। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर प्रश्न के जो की पॉइंट्स होते हैं उसमें 3 या 4 प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, एबनी, महोगनी, रोजवुड, अच्छा इनके पेड़ के किस प्रकार के हिस्से हैं, किस प्रकार के पेड़ के हिस्से हैं ये सभी? तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। और CHSL 2023 का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर एल्पाइन वनस्पति, ये किस प्रकार के वृक्ष हैं आपको बताना है। मैंने दोस्तों लास्ट क्लासेस में भी मुझे याद आ रहा है मैंने ये सभी प्रश्न करा चुके हैं, ऐसे सेम हमने कराया था ये प्रश्न भी। और C ऑप्शन इसका सही उत्तर है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये इसका सही उत्तर है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में पेड़ों की औसत ऊंचाई 60 मीटर होती है। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष महोगनी, एबनी को दोस्तों आबनूस भी कहते हैं, इसका अन्य नाम आबनूस भी है। रबड़, सिनकोना, रोजवुड आदि यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ या महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल पर होता है। पश्चिम ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में होता है। यदि यहाँ पर इसका विकास होता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते होंगे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इसमें हम तमिलनाडु को सही उत्तर टिक करेंगे क्योंकि तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अर्थात दोस्तों तमिलनाडु में भी जो नेवेली क्षेत्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट एक निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला होता है तथा इसे कार्बन की मात्रा 40% से 55% तक होती है। भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशंस या क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों से गलत हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी में जो गलत है शब्द पढ़ना भूल जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर, तो उनसे गलतियां हो जाती हैं और इन्हें सिली मिस्टेक्स का नाम दिया जाता है। इसके दोस्तों अगर आंसर की बात कर लें गलत क्या है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वत एक पठार में दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत है इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ये गलत है। और सही की बात कर लें तो पश्चिमी घाट में इस पठार के पश्चिम में स्थित है और विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में है।
पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में है। अब देखते हैं सतपुड़ा पर्वत किस साइड है इसके। तो दक्कन के पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला एवं और महादेव पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण दक्कन के पठार काली मिट्टी का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 14, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कपनी ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, या फिर टिपरा ग्लेशियर, या फिर मिलान ग्लेशियर? आंसर को बताइए, एक बार कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो इसका आंसर है मिलान ग्लेशियर, गौरी गंगा का जो मुख्य स्रोत है। और गौरी गंगा दोस्तों काली नदी की सहायक नदी भी है। मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड गौरी गंगा नदी का एक स्रोत है। ग्लेशियर ये उत्तराखंड में स्थित है। गौरी गंगा नदी काली नदी के संगम जौलजीबी में होता है। काली नदी का शारदा नदी भी कहते हैं और इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के कालापानी नामक स्थान पर होता है। प्रश्न नंबर 15, रबी और खरीफ के बीच फसल ऋतु को कहा जाता है, अर्थात जो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में जो आता है दोस्तों मौसम या ऋतु, उसे क्या कहते हैं? बोरो, अमन, औस, जायद? इसे जायद कहा जाता है और ये भी लेटेस्ट ही प्रश्न है। भारत में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि ये खरीफ की फसलें हैं। और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि ये जायद की फसलें हैं। दोस्तों एक तौर पर देखा जाए तो सलाद की फसलें सभी जायद की फसलें हैं, और जैसे मक्का, बाजरा, धान ये सभी खरीफ की फसलें हैं, और जौ, चना, बाजरा और सरसों रबी की फसलें हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात कर लें। माफ कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वर्गीकरण नहीं है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, D2D डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं करता है, तो इसका आंसर है दोस्तों B, D2D डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स यानी कंज्यूमर इसमें कहीं आया नहीं, तो इसकी अब डिटेल में बात करते हैं। थोक व्यापारी, B2B की बात कर रहे हैं, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के बीच किए गए सौदे को B2B कहते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस। और ई कॉमर्स के उदाहरण की बात करें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यूपीकार्ट, अपवर्क और OLX, मीशो आदि ये सभी ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। B2C की बात करें तो सीधे ग्राहक को सामान और सेवाएं बेचने वाली कंपनियों की बात कर रहे हैं हम। C2C बिना किसी भागीदारी के निजी ग्राहकों को लेन देन, C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। प्रश्न नंबर 17, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब डैश योजना आयोजन अध्यक्ष थे। योजना आयोजक जो अध्यक्ष थे, योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनकी बात कर रहे हैं हम। और ये CGL का प्रश्न है, 2023 का है। 24 जुलाई 2023 के जो एग्जाम्स थे उनमें ये पूछा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जवाहरलाल नेहरू उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और जो योजना आयोग होता है दोस्तों, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो उस समय का होता है, लेकिन उसे अब नीति आयोग के नाम से बदल दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हो फिलहाल भी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, आपको बताना है कमेंट्स में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मैंने कहा था ना दोस्तों, हर प्रश्न के की पॉइंट्स में आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 18, भारत में विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 2010, 96, 1996, 1998 या फिर 1991?
बात कर रहे हैं हम 1991 की, और ये भी दोस्तों सीजीएल 2021 का प्रश्न है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार देखा गया था, इसलिए इसे भारत के व्यापार से के संबंध में विभाजन का वर्ष माना जाता है। 24 जुलाई 1991 को भारत एलपीजी सुधारों की शुरू हुई थी, और एलपीजी सुधार भारत की नई आर्थिक नीति के हिस्से थे। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना था। उस समय जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के दोस्तों जो उनका वर्गीकरण है उसकी उनकी प्रशंसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 19, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, RLECP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? छठी, चौथी, पंचवीं या फिर सातवीं? और इस क्वेश्चन को आप सुनते ही समझ गए होंगे, इस तरह के जो डिटेल्स में क्वेश्चन होते हैं वो सीजीएल में ही पूछे जाते हैं। सीजीएल 2022 में पूछा गया था, और इसका सही उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रम ये सभी योजनाएं लाई गई थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई डिटेल में बता पाएगा। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, कार्वे समिति या फिर बेसल समिति? ये भी सीजीएल 2022 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। और इसके आंसर की बात करें तो करवे समिति की बात कर रहे हैं हम, जो कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए चलाई गई थी। करवे समिति की बात करें तो वर्ष 1955 में ग्रामीण एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। नरसिम्हन समिति ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है। वर्ष 1991 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सुधार हेतु नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। बेसल समिति दोस्तों बात करें वर्ष 1974 से 75 में संपूर्ण विश्व में बैंकिंग प्रणाली की गुणवत्ता के सुधार के लिए इसे किया गया था, बनाया गया था अर्थात। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज की क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं, आज के प्रश्न। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब दोस्तों आपके लिए रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। अगर दोस्तों चाहा भगवान ने, या फिर दोस्तों अगर लाइट ख़राब नहीं हुई, इंटरनेट सही चलता रहा, तो आपके लिए डेली क्लासेस आती रहेंगी, कोई गैप नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं सभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर के। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए, और आप जो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए, आपसे एक और नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।